हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो नॉलेज एनरिचमेंट की बात करता है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करता है। और ये पूरी एंटायर टीम 2024-25 में लेके आई है इस सेशन में आपके लिए सरप्राइजेस सरप्राइजेस और सरप्राइजेस। तो मेरे धुरंधर दोस्तों जो 8th क्लास से आ चुके हैं 9th क्लास में, उन लोगों के लिए मैं लेके आया था इस बार एसएसटी का मेंटर हूँ और आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें लेके आया हूँ जिसमें हम लोगों ने पूरे एंटायर चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ा। और टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ साथ में हम लोगों ने हर एक टॉपिक की डीपीपी भी डिस्कस करी और सॉल्यूशन जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपसे शेयर किया, आपसे डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे 60% 70% तैयारी हमारी हो गई। हमें 80 आउट ऑफ 80 लाना है, तो तैयारी में सिर्फ 10 और 20% का डिफरेंस है, जिस तैयारी को अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आपके बुक के पीछे जो दिए गए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो कि बैकबोन है सीबीएसई के जो भी एग्जाम है उसकी। अगर मान लेते हैं आप बात कर रहे हैं क्लास 9th के, तो पीछे के जो क्वेश्चन दिए गए वो 360 डिग्री एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन सिर्फ सिंगल क्वेश्चन दिखता है मगर वो 10 क्वेश्चनों के बराबर होता है। तो एक की तैयारी और 10 की बारी, तो 10 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाते हैं दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो। तो मैं आपकी हेल्प करने आया हूं और एनसीईआरटी क्वेश्चन के पूरे सोल्यूशन आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है उन सब की दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और विमर्श करेंगे कि भाई हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए धुरंधर दोस्तों, क्लास 9th में आ चुके हैं आप लोग और हम लोग आज सफरनामा में पढ़ेंगे क्लास 9th का सोशल साइंस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए, एनसीईआरटी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और सीधा सीधा आंसर बताना होता है, मगर फैक्ट पता होना चाहिए तभी जाके आप आंसर इसका बता पाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है, बोलता है डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस leading to the outbreak of the revolutionary protest in the France। अब यहां पे बोलता है कि भाई यहां पे कुछ कंडीशंस बनी जिनके कारण यहां पे प्रोटेस्ट होता है फ्रांस में। ठीक है, तो हम लोग यहां पे बात करें सबसे पहले तो 1774 में जो लुइस 16 है वो यहां पे बन जाता है भाई किंग। ठीक है भैया, इसको राजा बना दिया, चलो अच्छी बात है। दूसरा, अब यहां पे जैसे ये राजा बनता है तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसके पास जो होती है वो होती है एम्प्टी ट्रेजरी। ठीक है भाई, अब ये एम्प्टी ट्रेजरी क्यों होती है? क्योंकि ये अमेरिका की 13 कॉलोनीज की मदद करता है। अब ये अमेरिका की 13 कॉलोनीज की मदद क्यों करता है? क्योंकि अमेरिका की 13 कॉलोनीज बनना चाहती है इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इनका कॉमन एनिमी कौन है भाई? और हमारा कॉमन एनिमी कौन है? तो वो है दोस्तों यहां पे इंग्लैंड। तो कॉमन एनिमी कौन हो गया दोस्तों हमारा यहाँ पे? इंग्लैंड। यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई। चलिए, अब यहाँ पे जब ये सपोर्ट कर देता है तो इसके पास कुछ भी नहीं बचता और इसकी शादी हो जाती है। शादी होती है मैरी एंटोनिएट के साथ, और मैरी एंटोनिएट के साथ शादी होती है, ये थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस। ठीक है भाई, अब इनको कहीं ना कहीं बनाना था भैया पैलेस ऑफ वर्सेलिस। पैसा है नहीं और पैलेस ऑफ वर्सेलिस बनाना है, बताओ ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों काम यहाँ पे। ठीक है, अब इसने बोला कि भैया पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो इसने क्या करा, यहाँ पे सोसाइटी को 3 पार्ट्स पे बांट दिया और ये बन गए 3 एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और ये बन गया थर्ड एस्टेट। ठीक है भाई, फर्स्ट एस्टेट को बोला गया यहाँ पे क्लर्गी, दूसरे को बोला गया यहाँ पे नोबल्स, और जो हमारे थर्ड थे वो तो थर्ड एस्टेट थे ही, मिडिल क्लास। ठीक है भाई, इन क्लर्गी को हम लोग बोलते हैं रिलीजियस लीडर्स। ये नोबल्स को हम लोग दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं वैरियर्स।
अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जो टैक्स का बर्डन है वो सिर्फ और सिर्फ देना है किसको, थर्ड एस्टेट को, और किसी को नहीं देना। और यही मेन रिवॉल्ट का आगे चल के दोस्तों कारण बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है ताकि एग्जाम में आपको काम आ जाए दोस्तों ये, ठीक है भाई। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द कॉजेस, यहाँ पे जो कुछ कॉजेस दिए गए हैं, विच हैड अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब वो मिला जुला के उसका असर पड़ता है, टू रिजल्ट इन द रेवोल्यूशन इन द फ्रांस, और ये सब मिला के ही फ्रांस में रिवॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ें थी। क्या क्या थी, तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है द वॉर विद ब्रिटेन फॉर इंडिपेंडेंट अमेरिका। अब यहाँ पे ब्रिटेन से इनकी लड़ाई होती है क्योंकि ये अमेरिका को इंडिपेंडेंट करना चाहता है, और अमेरिका की कितनी 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करना चाहता है, ठीक है भाई। दिस वॉर लेड टू माउंटिंग डेप्ट ऑन द फ्रेंच मोनार्की। अब ये मदद करिए तो इसके कारण जो है ये उधारी में फंस जाता है कौन, फ्रांस का मोनार्क मतलब लुइस 16। दिस नेसेसिटेटेड द इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस ऑन द पब्लिक। अब ये पैसा कम पड़ा फ्रेंच मोनार्क के पास, तो उसने उसको कवर करने के लिए टैक्सेस लगा दिए किस पे, पब्लिक पे, ठीक है भाई। और पब्लिक परेशान कि भाई पैसा आएगा कहाँ से, पैसा नहीं आएगा तो हम लोग देंगे कहाँ से पैसा, और पैसा नहीं देंगे तो ये जो किंग है ये तो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, पीपल गॉट प्रिविलेजेस एंड पोजीशन बेस्ड ऑन देयर लीनिएज नॉट ऑन देयर मेरिट। उनके मेरिट के हिसाब से यहाँ पे किसी भी तरीके से उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलती थी। अब यहाँ पे ना पोजीशन मिलती थी। अब यहाँ पे जो है वो जो नोबल्स और क्लर्की थे हर चीज़ में उन्हीं को प्रायोरिटी मिलती थी। दिस लेड टू द रेसेंटमेंट अमंग कॉमन पीपल, और ये कहीं ना कहीं कॉमन पीपल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, बहुत ज़्यादा परेशान रहे इसके कारण कॉमन पीपल। तो अब हम लोग बात करेंगे भैया, एक एक पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हुए चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर अमंग द प्रिविलेजेस। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो सोसाइटी है सर आप लोगों ने 3 भागों में बांट दी, मगर सोसाइटी 3 भागों में बटी कहाँ। अब यहाँ पे सोसाइटी जो है किंग ने अपने हिसाब से बांट ली, जिसमें इसने कहा कि जो फर्स्ट एस्टेट होगा प्लस जो सेकेंड एस्टेट होगा, ठीक है भाई। तो जो फर्स्ट एस्टेट होगा सेकंड एस्टेट होगा ये दोनों ही किसके खास होगा भैया, किंग। किंग मतलब यहाँ पे मोनार्क, और उस समय मोनार्क 1789 में कौन था दोस्तों, तो वो था लुइस 16, ठीक है भाई। चलिए ये कहानी तो एक अपनी जगह पे हो गई। दूसरा ये फर्स्ट एस्टेट जो है वो थे क्लर्की। अब क्लर्की का मतलब यहाँ पे ये चर्च पीपल, मतलब ये सारे के सारे किंग के खास। दूसरा ये सेकेंड एस्टेट जो थे वो थे वैरियर्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नोबल्स, ये भी किंग के खास। तो इस तरीके से पूरा जो प्रेशर पड़ा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ा दोस्तों, थर्ड एस्टेट पे पड़ा। और थर्ड एस्टेट इन्हीं चीजों से दोस्तों क्या हो गई, परेशान हो गई, ठीक है भाई। चलिए तो ये बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो प्रिविलेज था, मतलब कि जाहिर सी बात है सारी पावर जो है सिर्फ और सिर्फ या तो क्लर्की के हाथ में होगी या तो सिर्फ और सिर्फ नोबल्स के हाथ में होगी। थर्ड एस्टेट के हाथ में किसी भी तरीके की कोई भी पावर दोस्तों यहाँ पे नहीं होगी। पीपल बिलोंगिंग टू द फर्स्ट एंड एस्टेट हैड ऑल द पावर्स, तो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के पास में ही सारी पावर हो गई। एंड मनी मासेस वर एट द मर्सी ऑफ दिस क्लास, तो ठीक है भैया आप बाकी लोगों को क्या मांगना पड़ेगा कि हमेशा वो भीख मांगनी पड़ेगी ताकि हमारे पास कुछ फैसिलिटीज आ सके, क्योंकि सारी चीजें किसके पास में है, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के हाथ में है। उसी समय हमारे पास आता है एक बहुत खतरनाक डिजास्टर जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इस सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के पास अगर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल करने के लिए ही कुछ ना बचे, इस क्राइसिस को हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। यूरोप क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ इस तरीके का है कि वहां पे ड्रॉट भी आ सकता है और हेल स्टॉर्म भी आ सकते हैं, तो ये जब दोनों आते हैं तो उस समय वहां पे जो कल्टीवेशन होता है, जो हार्वेस्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है, और इस टाइम पीरियड को कहा जाता है दोस्तों वहां पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। चलिए समझते हैं। राइजिंग पॉपुलेशन एंड लेस ग्रेन्स, अब यहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। सर ये पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही थी हम लोग को, ये भी हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा सर यहाँ पे। तो पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन 1715 में रहती है 23 मिलियन, और ये बढ़ के 1789 में हो जाती है दोस्तों 28 मिलियन।
अब ये एकदम से पॉपुलेशन बढ़ती है भाई, तो जाहिर सी बात है चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, मगर सप्लाई उतनी तो नहीं बढ़ पाएगी। और जाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई अगर मैच नहीं होगी तो चीज़ों के जो प्राइजेस है वो बहुत तेज़ी से क्या हो जाएंगे दोस्तों, शूट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बोलता है लेस ग्रेन प्रोडक्शन रिजल्टेड इन द डिमांड सप्लाई गैप ऑफ द ब्रेड। इसके कारण जो है डिमांड सप्लाई गैप जो है वो ब्रेड का धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया, जो कि वहां की स्टेपल डाइट हुआ करते थे। विच वॉज द स्टेपल डाइट, वेजेस डिड नॉट कीप पेस। अब वहां पे जितनी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, चीजें यहाँ पे महंगी होती चली जा रही है, उस हिसाब से वहां के लोगों के जो वेजेस है वो यहाँ पे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइजिंग प्राइसेस, इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर पीपल। अब यहाँ पे लोगों के लिए सर्वाइवल का जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल को फेस करना शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस में हमें समझ में आया कि सर उनकी जो डे टू डे लाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफ़र कर जाती है। हम लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस को समझ चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे अब लोग चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम से सोल्यूशन में हम लोग कन्वर्ट करें सारी चीजों को, और यहाँ पे ग्रोइंग मिडिल क्लास आती है। मिडिल क्लास रिवॉल्ट करती है अगेंस्ट द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है भाई, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड ओवरसीज ट्रेड अ न्यू क्लास इमर्ज, क्लास वाज वेल्दी नॉट बिकॉज ऑफ बर्थ बट बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज पीपल। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे जो प्रिविलेज सिस्टम था वो सब सिस्टम तो नहीं चल पा रहा, मगर यहाँ पे जो मेहनत कर रहे थे लोग उनका सिस्टम यहाँ पे धीरे धीरे करके अच्छा और बेहतर होने लगता है। पीपल of the middle class started raising their voice for the end of the best of the lineage। और यहाँ पे जिस भी तरीके से privileges by birth चल रहा था, जिस भी तरीके से गलत सिस्टम चल रहे थे, उन सब सिस्टम्स के अगेंस्ट में धीरे धीरे करके लोगों ने यहाँ पे वॉइस रेज करना शुरू कर दिया, रिवॉल्ट करके करना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास। और ये रिवॉल्ट करती है यहाँ पे जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में। ऑल ऑफ दिस लेड टू द जनरल सेंस ऑफ रेसेंटमेंट। और यही सारी चीजें मिला के कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, जहन में एक रिवॉल्ट करने की जो भावनाएं हैं वो आने लगती है। अमंग पीपल सर्टेन थिंकर्स ऑफ द पीरियड स्प्रेड अवेयरनेस। अब धीरे धीरे करके बहुत सारे थिंकर्स थे जो लोग धीरे धीरे करके अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू करते हैं थ्रू वेरियस मीडिया। और वो अलग अलग मीडिया से, अलग अलग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जो भी चीज़ों से वो लोगों तक के चीज़ों को यहाँ पे अवेयर कर सकते थे वो यहाँ पे अवेयर करना शुरू करते हैं। सम फ्रॉम द प्रिविलेज क्लास, और कुछ तो यहाँ पे प्रिविलेज क्लास से भी रहते हैं, ऑल्सो एडवोकेटेड अ स्विच टू द डेमोक्रेसी। वो भी चाहते हैं यहाँ पे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना रहे, ये गवर्नमेंट चेंज होके कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फॉर्म में चली जाए। सो फाइनली देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन द फ्रांस। और इसी के कारण ये सारे मुद्दे मिलके बन जाते हैं रेवोल्यूशन इन द फ्रांस। तो ये याद रखना है भैया कि फ्रांस में रिवॉल्ट ये सारे कारणों को मिला जुला के हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आता है, क्या कहता है, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। कौन से सोसाइटी के ग्रुप को बहुत ज्यादा इसमें फायदा होता है। विच ग्रुप्स वर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जो कहीं ना कहीं रिलिंक्विश करता है पावर को। विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड। कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है बहुत ज्यादा हर्ट होती है विथ द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन। और ये जो आउटकम ऑफ रेवोल्यूशन है इसके कारण कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ पे हर्ट होती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग सोसाइटीज की बात करेंगे यहाँ पे। मर्चेंट, लॉयर्स, पीजेंट्स एक्सेट्रा who were categorized into थर्ड एस्टेट। तो मर्चेंट, लॉयर्स और पीजेंट ये सब मिला के बनते थे यहाँ पे थर्ड एस्टेट। वर मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। इन सब का फायदा हुआ रेवोल्यूशन के कारण, क्योंकि जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी, जितने भी बैरियर्स लगाए जा रहे थे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू लगाए जाते थे। और ये लोग मर्चेंट्स, लॉयर्स, पीजेंट ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहते थे, ये बिजनेस को धीरे धीरे करके ग्रो करना चाहते थे। द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट पीपल वर फोर्स्ड रिलिंक्विश पावर। और कहीं ना कहीं फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट को धीरे धीरे करके अपने पावर्स को यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल करना पड़ा। एज दीज पीपल हैव लॉस्ट ऑल देयर प्रिविलेजेस। अब यहाँ पे जितने भी लोग थे इनकी जो प्रिविलेजेस है धीरे धीरे करके खत्म हो रही है, जितनी जितनी फैसिलिटीज है ये खत्म होती चली जा रही है। वर डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन। और ये लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं इस रेवोल्यूशन से। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ में अपनी फैसिलिटीज बनाई है, अपनी सारी
प्रॉफिट्स की बात करी है, इन सब लोगों का होने लगता है धीरे धीरे करके नुकसान, और ये नुकसान ही कहीं ना कहीं उनको बहुत भारी पड़ता है। और अगर हम लोग इस चीज को दूसरी तरीके से देखें तो फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू थर्ड एस्टेट, मतलब कि फ्रेंच सोसाइटी को 3 भागों में बांटा गया, द फर्स्ट एस्टेट, द सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। द फर्स्ट एस्टेट इज नोन एज द क्लर्गी, क्लर्गी का मतलब रिलीजियस लीडर्स। दूसरा जो एस्टेट था उसको बोलते हैं हम लोग नोबल्स, या तो हम लोग बोलते हैं उनको वॉरियर्स, या हम लोग बोल सकते हैं बिग लैंड ओनर्स। और थर्ड एस्टेट में तो बाकी सारी जनता जो है आ जाती है, उसमें मर्चेंट, लॉयर्स और जितने भी एजुकेशन फील्ड के वो सारे लोग यहाँ पे आ जाते थे। द थर्ड एस्टेट बेनिफिटेड द मोस्ट, और ये सब जो कांड हुआ इसके कारण सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो थर्ड एस्टेट का हुआ। द थर्ड एस्टेट कंसिस्टेड ऑफ द पीजेंट्स, आर्टिजन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स एक्सेट्रा। मतलब 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो थर्ड एस्टेट में थी, 10% जो पॉपुलेशन थी वो क्लर्गी और वो नोबल्स के एस्टेट्स में थी, मतलब फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट में हुआ करती थी। द ग्रुप्स दैट वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर वर द पीपल बिलोंगिंग टू द फर्स्ट एस्टेट एंड द सेकंड एस्टेट। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं जिनको अपनी पावर को कंट्रोल करना पड़ा वो वही लोग होंगे जिनने अपनी पावर का मिसयूज किया होगा, वो होंगे या तो फर्स्ट एस्टेट के दोस्तों, या तो वो होंगे यहाँ पे सेकंड एस्टेट के। दीज पीपल हैड एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, और इन लोगों का जो सिस्टम चलता था उसको बोलते थे हम लोग प्रिविलेजेस बाय बर्थ। With the revolution, the people in first and second estate lost their privileges। अब यहाँ पे बोलता है कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है भाई, रेवोल्यूशन के कारण बहुत बड़ा सा नुकसान हो जाता है। बिकॉज इनइक्वालिटी वॉज वन ऑफ द रूट कॉजेस ऑफ द रेवोल्यूशन, और इनइक्वालिटी जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के साथ की गई थी ये मेन रीजन बनता है। द रेवोल्यूशन ट्राइड टू ब्रिंग इक्वालिटी टू द सोसाइटी, और ये जो रेवोल्यूशन है कहीं ना कहीं क्रिएट करती है इक्वालिटी अमंग द सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन बेहद आसान था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आता है, कहता है डिस्क्राइब द लेगेसी of the French Revolution for the peoples of the world during the 19th and the 20th century। तो 19th और 20th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या लेगेसी हुई लोगों के लिए, ये हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है दोस्तों। चलिए हम लोग समझते हैं। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, आइडियाज ऑफ लिबर्टी का मतलब सीधा सीधा फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ पे, एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बेस पिलर बना वो आगे चल के बना लिबर्टी, और दूसरा बना यहाँ पे डेमोक्रेसी। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप, और यहां देखा गया कि फ्रांस से धीरे धीरे करके और भी जितने यूरोपियन नेशंस थे वहां धीरे धीरे करके ये सारी चीजें फैलने लगती है। लिबर्टी की भी बात होने लगती है और डेमोक्रेटिक राइट्स की भी यहां पे बात होने लगती है। आगे बोलता है यहां पे These spread from France to the rest of the Europe during the 19th century। अब ये बात चल रही है 19th century मतलब 1801 से लेके 1899 के बीच की। Where feudal system were abolished, और सबसे अच्छी बात ये रही कि feudal system को यहाँ पे खत्म किया गया। feudal system अपने आप में एक सोशल और एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें जमीनें दे दी जाती है टेनेंट्स को और उनसे अच्छा खासा पैसा जो है लिया जाता है। फर्दर दीज आइडियाज स्प्रेड टू डिफरेंट कॉलोनीज, और धीरे धीरे करके ये जो अलग अलग तरीके की कॉलोनी बना के रखी थी ब्रिटिशर्स ने भी, वहां तक के ये सारे सिस्टम पहुंचने लग जाते हैं। कॉलोनीज ऑफ द यूरोपियन नेशन, कॉलोनाइज्ड पीपल इंटरप्रिटेड एंड माउल्डेड दीज आइडियाज अकॉर्डिंग टू द रेस्पेक्टिव नीड्स। अब कॉलोनाइज्ड पीपल ने धीरे धीरे करके इन आइडियाज को अपने हिसाब से माउल्ड करना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से इसको चेंज करना यहाँ पे शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं लिबर्टी और अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें तो ये दो मेन पिलर्स थे ये यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। दिस वॉज प्रोबेबली लाइक सीड फॉर एन एंड ऑफ द कॉलोनाइजेशन इन मेनी कंट्रीज, और ये कहीं ना कहीं फ्रांस में जो रेवोल्यूशन है ये कहीं ना कहीं सीड की तरह काम करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे जहां पे भी कॉलोनाइजेशन सिस्टम था लोग वहां पे फ्री होना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ सम रिवॉल्ट, किसी न किसी तरीके से रिवॉल्ट करके वो फ्री होना चाहते थे। बाय द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। 20th सेंचुरी तक के आते आते मिड 20th सेंचुरी तक के मतलब लगभग 1950s तक के आते आते आधे से ज्यादा लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड करना चाहते थे दोस्तों यहाँ पे डेमोक्रेसी का। एज द प्रिफर्ड मोड ऑफ रूल एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन कैन बी टर्म्ड एज द इनिशिएशन पॉइंट फॉर दिस डेवलपमेंट, और इस सब चीजों के लिए शुरुआती जो दौर है, शुरुआत जो है वो होती है यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहा दोस्तों, और इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे नेशंस बनना शुरू हो जाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। हमें बताना है कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या क्या थे। वी एंजॉय टुडे whose origin could be traced to the French Revolution, और उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन रहा हो, और आज हम लोगों को वो डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बताना है। ठीक है भैया, चलिए हम लोग एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है बेसिक राइट्स, वो सारे राइट्स जो बर्थ के साथ स्टार्ट हो रहे हैं और डेथ तक के चलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बेसिक राइट्स, और दोस्तों बोलते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है भाई, चलिए गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बन गया भाई, बन के तैयार हो गया और ये आ गया। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी कुछ राइट्स की बात करी गई है, मगर इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री के पहले हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो कुछ समझ ले थोड़ा बहुत। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को यह कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, और 26 जनवरी 1949 को इसको यहाँ पे दोस्तों इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है भाई, क्या कर दिया जाता है दोस्तों, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इस तरीके से टोटल मिला के 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये पूरा टाइम पीरियड लग जाता है दोस्तों यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात क्या याद रखनी है, पहली बात और दूसरी बात। सबसे पहले यहाँ पे इसके चेयरमैन बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा, ये बनाए गए 9 दिसंबर को, और सिर्फ एक दिन छोड़ के 11 दिसंबर का इसको चेयरमैन को चेंज कर दिया जाता है। अब बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए इतनी बात याद रखते हैं हम लोगों को। सबसे पहले इन लोगों ने कहा राइट टू इक्वालिटी। अब ये इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि मैन वर्सेस वुमेन नहीं होगा, सबको क्या माना जाएगा भाई, इक्वल माना जाएगा। मतलब यहाँ पे इक्वालिटी का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों यहाँ पे जस्टिस से। कैसे है दोस्तों यहाँ पे, जस्टिस से। नंबर 2 बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और लोगों को यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता के साथ साथ एक्सप्रेस करने की भी यहाँ पे स्वतंत्रता यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलने की बात करी गई। फिर बोलते हैं द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने का मतलब है दोस्तों लोगों से बेगार करवाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं पनिशेबल ऑफेंस है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मतलब अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो है हमारे यहाँ आर्टिकल नंबर 32 में लिखी गई है। ठीक है, अब ये कितनी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, तो दोस्तों 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है भाई, सबसे पहली जो है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हैबेस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा सर्टियरी, चौथा क्यो वारंटो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के बारे में बताया गया, और इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा जाता है रिट्स। अगर मान लेते हैं किसी कोर्ट के द्वारा कुछ गलती हो जाती है तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग बात करते हैं हैबियस कॉर्पस की, मैंडेमस की, सर्टियरी की, क्यो वारंटे की। अब ये सारी चीज़ें जो है ये फ्रेंच वर्ड है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा कठिन लगता है ना भाई। चलिए, तो हम लोग को समझ में आ गया दोस्तों कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो एक तरीके से हमारे रिट्स की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्या बोलता है, would you agree with the view that message of universal rights was beset, फिर
विथ कॉन्ट्राडिक्शंस एक्सप्लेन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिवर्सल राइट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में आता है, क्या ये सही बात है या गलत बात है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है भैया, चलिए हम लोग यूनिवर्सल राइट्स की बात करते हैं। यहाँ पे दो इट सेज यूनिवर्सल राइट्स वुमेन्स वर अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट आउट। जब भी हम लोग यूनिवर्सल राइट्स की बात करते हैं तो वुमेन्स को हम लोग यहाँ पे साइड रख के बात करते हैं। फ्रॉम द बेसिक राइट्स दैट वर प्रोमिस्ड दे डिड नॉट हैव इक्वल राइट्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनके पास किसी भी तरीके से कोई भी इक्वल राइट्स नहीं है। दैट मैन एंजॉयड दे विल नॉट हैव द राइट टू लिबर्टी। उनके पास क्या नहीं है भैया, राइट टू लिबर्टी नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू सिक्योरिटी नहीं है, एंड अबव ऑल द रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। अगर उन पे कुछ गलत भी हो रहा है तो वो भी ऑपरेट नहीं कर सकती, आवाज नहीं उठा सकती, ये तो बहुत गलत है। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, जब हम लोग यहाँ पे लॉ को फॉर्मुलेट कर रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे, वुमेन्स डिड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन। और जब लॉ इंप्लीमेंट हो रहा था उसमें वुमेन का कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं था। वुमेन वर नॉट एंटाइटल्ड टू ऑल द ऑनर्स, और वुमेन्स को हर जगह किसी भी तरीके से ऑनर नहीं दी गया, रेस्पेक्ट नहीं दी गई, एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। और उनकी जितनी एबिलिटीज थी उनको उतना अच्छा काम नहीं मिला, बट उनको काम कुछ ना कुछ मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिवर्सल राइट्स के बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। तो राइज ऑफ नेपोलियन कैसे हुआ, कैसे ये आ गया एकदम से तो नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्स डाउन चल रही होगी, यहाँ पे गवर्नमेंट के मशीनरी में, उसका फायदा उठा के नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे आया होगा। ठीक है भाई, तो नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी जो है वो शुरू हो जाती है दोस्तों यहाँ पे 1795 से लेके 1799 के बीच में, जब यहाँ पे डायरेक्टरी रूल जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स इनके बीच में ही आपस में क्लैशिंग होना शुरू हो जाती है भाई। इसका फायदा उठा के 1799 में अब यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अपना कॉन्सुल सिस्टम स्टार्ट कर देता है, जिसमें सारी पावर जो है वो होगी नेपोलियन बोनापार्ट के पास। उसके बाद ये 1804 में जो है वो यहाँ पे ले आता है दोस्तों सिविल कोड, या इसको हम लोग बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। ठीक है भाई, सिविल कोड, या तो हम लोग बोलते हैं दोस्तों इसको नेपोलियनिक कोड। ठीक है भाई, चलिए, और यहाँ पे इसकी कहानी 1813 और 1815 में पूरी खत्म हो जाती है। ये हार जाते हैं भाई साहब बैटल ऑफ लेप्जिग में, और फाइनली हारते हैं ये बैटल ऑफ वाटरलू में। और यहां हो जाती है ट्रीटी ऑफ वियना। ये चार नेशन मिलके हराते हैं और इनको लीड करता है ड्यूक मेटरनिक, जो कि कहाँ का होता है दोस्तों, वो होता है सर यहाँ पे ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का क्या होता है दोस्तों, ये चांसलर होता है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये सारी बातें हम लोगों ने नेपोलियन के बारे में बात करी। अब यहाँ पे बात करेंगे कि नेपोलियन कैसे आगे बढ़ा और पूरा यूरोप पे कैसे उसने कब्जा किया। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे। आफ्टर फ्रांस बिकम रिपब्लिक इन 1792, तो यहाँ पे नेशनल असेंबली से जैसे यहाँ वोटिंग राइट मिलती है, यहाँ पे कन्वेंशन बनता है, और कन्वेंशन जो है बोलता है कि फ्रांस अब रिपब्लिक हो चुका है। कब होता है दोस्तों, तो ये 1792 में होता है। दी देन रूलर रॉबर्सपियर, उस समय जो रूलर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर, जो कि जैकोबिन क्लब का था। गेव मोर प्रिविलेजेस टू द वेल्दियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ जो वेल्दियर क्लास ऑफ द सोसाइटी होती है उनको ये और ज्यादा प्रिविलेजेस दे देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जैकोबिन क्लब बनता है वो वेल्दियर क्लास से ही तो बनता है, मगर वो मिडिल क्लास होते हैं। ठीक है भाई, फर्दर ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑटोक्रेट हिमसेल्फ, मगर धीरे धीरे करके यही रॉबर्सपियर है अपनी मनमर्जी चलाने लगता है और यहाँ गिलोटिन सिस्टम ले आता है। वो कहता
कहता है कि मेरे अगेंस्ट में जो भी बोलेगा वो यहाँ पे परेशान हो जाएगा, उसको मैं गिलोटीन कर दूंगा, क्योंकि 1793 से लेकर 1794 का टाइम पीरियड रहा दोस्तों रेन ऑफ टेरर का। दिस लेड टू द रेन ऑफ टेरर फॉर द फॉलोइंग मेनी ईयर्स। तो 1793 से लेकर 1794 के बीच की कहानी जो थी वो थी रेन ऑफ टेरर के। आफ्टर रॉबर्सपियर रूल केम टू एन एंड, जैसे ही रॉबर्सपियर को जुलाई 1794 में यहाँ गिलोटीन कर दिया गया, टू एंड अ डायरेक्टरी वाज फॉर्म्ड। जैसे ये एंड हुआ तो सारी पावर जो है वेल्थियर मिडिल क्लास के हाथ में आ गई, और उन्होंने कहा जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन होंगे वो यहाँ पे वोट नहीं करेंगे, और अब यहाँ पे पावर जो है किसी एक के हाथ में नहीं रहेगी, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टरी रूल को इंप्लीमेंट किया गया टू अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन इंडिविजुअल। तो पावर एक के हाथ में ना आ जाए, इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया दोस्तों डायरेक्टरी रूल। मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरी ऑफ्टन फाउट अमंग देमसेल्फ। अब धीरे धीरे करके यहीं पे इन्हीं लोगों के बीच में धीरे धीरे करके लड़ाई शुरू हो जाती है, लीडिंग टू टोटल क्योस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इसके कारण क्योस क्रिएट होता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, और इनस्टेबिलिटी में ये पॉलिटिकल सिस्टम चला जाता है। दिस क्रिएटेड अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन द फ्रांस। अब धीरे धीरे करके देखा जाए मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर चला गया, डायरेक्टरी रूल भी खत्म हो गया, तो अब वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो अब कोई है ही नहीं जो यहाँ पे सिस्टम को बनाए या सिस्टम को चलाए, तो अब यहां पे कोई तो चाहिए ना दोस्त जो कि इस सिस्टम को चलाए। दिस वॉज अ कंड्यूसिव सिचुएशन, और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन बन गई। नेपोलियन बोनापार्ट टुक द रेन ऑफ पावर एज अ मिलिट्री डिक्टेटर, और यहां नेपोलियन बोनापार्ट बन जाता है दोस्तों क्या, तो वो बन जाता है भैया मिलिट्री डिक्टेटर। और मिलिट्री डिक्टेटर कौन होता है आप लोगों को पता है, जो तानाशाह हो, अपने मनमर्जी के हिसाब से हर जगह काम चलाए, उसको बोलते हैं यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर। तो 1799 से 1815 तक के पूरी तरीके से सिस्टम चलाता है नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस साल टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लेके आ रही है आपके लिए ये सारे स्पेशल फीचर, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हैंड रिटन नोट्स और मिलने वाला आपको स्टडी मटेरियल। मगर इस चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, दूसरों तक के पहुंचाना है, मैक्सिमम लोगों तक के इसको रीच करवाना है, ताकि सबका साथ हो सके और आपका रिजल्ट भी यहाँ पे अच्छा बन सके। जितना ज्ञान को बांटेंगे उतना ज्ञान दोस्तों यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।